हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारे अतीत। ये कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। ये इससे पहले हम भूगोल की पुस्तक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इतिहास की पुस्तक को जो है कंप्लीट करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, आखेटक किसको कहते हैं, शिकारियों को। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी मैं आपको पहले इसमें चित्र में जो है दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर नर्मदा नदी है, यहाँ पर गारो की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ये सिंधु नदी है, इसकी सहायक नदी हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास और काबुल। ये इसका जो है हम आगे वर्णन करेंगे, इसलिए मैं आपको ये पहले ही दिखा देती हूँ। तो अब मैंने आपको बता दिया कि नर्मदा नदी कहाँ स्थित है। यह कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो उनका व्यवसाय, नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले लोगों का व्यवसाय क्या था, संग्राहक थे और आखेटक थे। ये देखिए, ये आखेट करते थे। अब उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों के बारे में मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, ये सुलेमान पहाड़ी है, किरदर पहाड़ी है, ये उत्तर पश्चिम में जो है स्थित हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। तो कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 साल पहले। कहाँ पर हुआ था, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों में। और उन्हें भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पालतू पशुओं को रखना शुरू किया। तो उन्होंने पशु कौन कौन से रखे, भेड़, बकरी, गाय, बैल। और वे लोग कहाँ रहते थे, गाँव में। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो गेहूँ तो कहाँ उपजाया गया था, उत्तर पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियों में। और चावल कहाँ उपजाया गया था, विंध्य में। विंध्य के उत्तर में जो है स्थित थे, जहाँ पे कृषि का जो है विकास हुआ। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, 1 मिनट। ये जो है, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, ये गारो पहाड़ियाँ हैं। विंध्य पहाड़ी में जो है चावल की फसल का उत्पादन किया गया। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ मैंने आपको पहले भी बता दी है, लेकिन एक बार फिर से। सिंधु नदी ये है, काबुल नदी, झेलम नदी, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगरों फल फूले। तो गाँव तो जो है 8000 साल पहले कृषि आरंभ हुई थी, वहाँ पर गाँव हुए थे। लेकिन 4700 साल पहले जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ, जो कि सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास जो है आरंभिक नगरों का विकास हुआ। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ।
गंगा और इसकी सहायक सोन नदी का पता लगाओ। देखिए मैं आपको मानचित्र पर दिखा देती हूँ। गंगा नदी, ये है गंगा नदी, ये उसकी सहायक नदी सोन नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र, पहले तो उसको मगध कहते थे लेकिन अब उसको बिहार के नाम से जाना जाता। इनके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। अब हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोग एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अब लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो मैंने आपको ये सब बता दिया कि एक दूसरे के विचार जानने के लिए। पहाड़ों, पर्वतों तथा समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष पहले से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसका संस्कृत में जिसको सिंधु कहा जाता है। तो संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है? सिंधु। ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो कितने साल पहले? 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों ने और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभ के लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देखिए पहले मैं आपको ये पांडुलिपि के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये जो चित्र है ना, ये है एक पांडुलिपि। अब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उसके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि यहाँ जो मैंने आपको ये दिखाई है। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका अतीत में लिखी पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इनको पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से एक विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो पांडुलिपियाँ किस पे लिखी मिलती हैं? ताड़पत्रों पर या हिमालय क्षेत्र से उगने वाले भुर्ज पेड़ की छाल पर। इतने कई वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राज्यों के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, अन्य प्राकृत व तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत भाषा का। इसको नोट कीजिएगा। अब हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। देखिए ये एक अभिलेख है।
ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्तीर्ण करवाए जाते थे। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्तीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा करते थे। अब हम इसके बारे में पढ़ते। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक ने के आदेश पर उत्तीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में 8 अध्याय में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों या संकेतों से बनी होती हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते पढ़ते तो एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइकी नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता। तो पुरातत्वविद कौन कहलाता था? जो पुरानी जैसे पत्थर, ईंटों से, हथियारों, आभूषणों से, अभिलेखों से, इनसे जो है इन वस्तुओं से प्राचीन समय का अध्ययन करता था, उसको क्या कहते थे? पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये है एक पात्र और ये है सोने और चांदी के सिक्के। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। पुरानी चांदी के सिक्के। इस तरह के सिक्कों का उपयोग 2500 वर्ष पूर्व होता था। तो इन पात्रों का प्रयोग कब होता था? 4700 वर्ष पूर्व। और इन सिक्कों का प्रयोग कब होता था? 2500 वर्ष पूर्व। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। इतिहासकारों तथा पुरातत्वों से उन जासूसों की तरह जो उन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत में कर अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों तथा रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूलों के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इस तरह एक अन्य तरह का भेद उस समय शासक अपने विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, आकर्षक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्वों की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में कुछ जानना शेष है। हम तिथियों का मतलब इसके बारे में जो है पढ़ेंगे। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछता है तो तुम शायद उसी तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। तो कब से की जाती है? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से वर्ष की गणना की जाती है। वर्ष 2000 वर्ष पहले कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा से पहले के रूप में जानी जाती। देखिए, ईसा मसीह इसके जन्म से पूर्व इन 2000 है। जन्म से पूर्व की सभी तिथियां जो है ईसा पूर्व के नाम से जानी जाती हैं।
इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो देखिए ये यहाँ पे लिखा भी गया, ये यहाँ ईसा मसीह का जन्म है, ये BC बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, ये AD एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्मदिन के बाद। BC को क्या कहते हैं? BC बिफोर क्राइस्ट, इसका अन्य नाम BCE है, बिफोर कॉमन एरा। और इस AD का दूसरा नाम है CE, जिसको एनो डोमिनी कहते हैं AD को, और इसका दूसरा नाम है कॉमन एरा। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ये मैंने आपको बताया BC बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में ईस्वी लिख पाती हो। AD मतलब एनो डोमिनी, ईसा के जन्मदिन के बाद। यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE, देखिए AD की जगह एनो डोमिनी की जगह CE, जिसको कॉमन एरा, तथा BC की जगह BCE, BC बिफोर क्राइस्ट, BCE बिफोर कॉमन एरा का भी प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BC का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब तक इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का निकालने की प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार अज्ञात लिपि को जानने की यह प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिली। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पत्थर पर एक ही लेख पर 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम दिखाए गए, इन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ L अक्षर के लिए शेर तथा A अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त है, तो वे आसानी से इन अभिलेखों को भी पढ़ सके। देखिए ये उपयोगी शब्द हैं: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य मगध को क्या कहा जाए वर्तमान में बिहार, ये 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो नर्मदा घाटी जो है आखेटक संग्रहण तथा संग्रहण, मगध पहला सबसे बड़ा राज्य था जिसको अब बिहार कहा जाता। गारो पहाड़ियाँ, आरंभिक कृषि की गई थी गारो पहाड़ियों में। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे जो है प्राथमिक नगर बसे थे। गंगा घाटी जो